Hello, friends, and welcome to the Hindu analysis for 27th of November 2023। तो एडिटोरियल का डिस्कशन पे चलने से पहले सबसे पहले फ्रंट पेज पे देख लेते हैं। तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है सिलक्यारा टनल का, उसी के रिगार्डिंग ये है कि 15 दिन हो गए हैं। 15वें दिन भी जो है उन्होंने रेस्क्यूअर्स जो हैं उन्होंने एक 100 आवर की वर्टिकल ड्रिलिंग का टारगेट रखा है कि 100 आवर के अंदर अंदर जो है वर्टिकल ड्रिलिंग जो है कंप्लीट की जाएगी। और ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि जो टारगेट है इट कैन बी अचीव्ड इफ नो हर्डल्स कम इन द वे। और अथॉरिटीज अब जो है थोड़ी वरी हो गई हैं ओवर द फोरकास्ट ऑफ स्नोफॉल एंड रेनफॉल इन उत्तरकाशी टुडे। और जो वर्क है ऑन टू एक्सट्रिकेट द ऑगर मशीन यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग दैट इज स्टक अमिड पाइप्स। ठीक है ना। तो उसी के रिगार्डिंग ये खबर है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऑन द ईव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे, मतलब 24 नवंबर हम सभी जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट हैज ऑलवेज एक्टेड एज पीपल्स कोर्ट। ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है ऑन द डे ऑफ ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है ना। वहीं पे जो हमारी प्रेसिडेंट है उन्होंने ये बोला है कि जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाने की बात की जा रही है उसको थोड़ा सा जो है उस पर आगे काम किया जाएगा, कि वो कोशिश की जाएगी कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिटी लाई जा सके जुडिशरी में भी। ठीक है। आगे देखते हैं, बढ़ते हैं एडिटोरियल की तरफ। तो पहला तो हम नहीं डिस्कस करेंगे, क्लोज कॉम्बैट पॉलिटिकल आर्टिकल है। नेक्स्ट देख लेते हैं फार फार राइट टर्न। तो राइजिंग टाइड ऑफ एथनो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स इन यूरोप इज वरिंग। तो यहाँ पे हमने कल भी बताया था जो गीट वाइल्डर्स आए थे प्रोफाइल सेक्शन में, उनकी विक्ट्री हुई है। और फार राइट हैं, एंटी इस्लामिस्ट पॉपुलिस्ट हैं। और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में जो है उन्होंने नीदरलैंड जो हुआ एक्चुअली, तो उनमें उन्होंने नीदरलैंड को एक सिचुएशन में ला दिया जहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट सोशली लिबरल कंट्री जो है यूरोप में वो क्रॉस रोड पे आ गई है। क्यों? क्योंकि ये फार राइट हैं। दूसरी बात जो 76 जो चाहिए बनाने के लिए उससे अभी भी दूर है, क्योंकि जो 37 सीट जो है वो विन कर पाई हैं। बाकी कई मल्टी पार्टी सिस्टम ने वहाँ पे बताया था और वो काफ़ी डाइवर्स है, तो इसलिए भी सबको किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली है। तो जो ये पार्टी फॉर फ्रीडम है जिसको पीवीवी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना, उसको हालांकि 76 जो सीट्स चाहिए मेजोरिटी के लिए वो नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है क्योंकि जाहिर सी बात है लास्ट इलेक्शन में जो जिसकी गवर्नमेंट थी वीवीडी उनने जो जीती थी उससे भी 3 सीट और ज़्यादा आई हैं। तो यानी कि उस पोजीशन में तो ज़रूर आए हैं कि वो कोलिशन जो है वो कोलिशन टॉक्स स्टार्ट कर सकें और एक पोटेंशियल पाथ जो है वो कर सकें टुवार्ड्स बिकमिंग द कंट्रीज फर्स्ट फार राइट प्राइम मिनिस्टर। तो चांसेस हैं बनने के मतलब। और बेसिकली उन्होंने क्या क्या कहा है, तो उन्होंने जो डी इस्लामाइजिंग की बात की है नीदरलैंड्स को, फिर साथ में मोस्ट बंद करने की बात की थी, बैन की बात की थी कुरान पे, और जो बॉर्डर्स थे उनको माइग्रेंट्स के लिए क्लोज करने की बात करती है फ्रॉम द मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री से जो भी माइग्रेंट्स है। तो ये सारे डी इस्लामिक वाले मतलब इस एंटी इस्लामिक जो उनके व्यू पॉइंट था उसको दिखा रहा था। साथ साथ अभी भी ये सर्टेन नहीं है कि वो क्या मतलब गवर्निंग कोalition बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर वो जाहिर सी बात है, अगर पावर से उनको दूर भी रखा जाएगा तब भी, क्योंकि वो लीडर लार्जेस्ट पार्टी के जो पार्लियामेंट में है तो उसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो है ना। तो हिज राइज इज इन लाइन विद द राइज ऑफ द फार राइट पार्टीज एंड पॉपुलिस्ट्स अक्रॉस द यूरोप। तो उस नजरिए से जो है इसको एक तरह से अभी देखा जा रहा है, क्योंकि यूरोप में और तरफ भी जो है देखने को मिलेगा कि जो राइटिस्ट फार राइट पार्टीज हैं उनका ज़्यादा मतलब उनकी तरफ ज़्यादा झुकाव देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। तो फार राइट इज यूजिंग द इमिग्रेशन एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस टू मोबिलाइज द पब्लिक अंडर इट्स एक्सक्लूसिव एथनो नेशनलिस्ट ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स व्हाइल द पॉलिटिकल सेंटर इज स्ट्रगलिंग टू होल्ड। तो ये बेसिकली उस चीज़ का फायदा उठा के जो है फार राइट वहाँ पे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यूरोप में। ठीक है। आगे देखते हैं, आज का लीड आर्टिकल है ओल्ड सेंसरशिप ऑन अ न्यू मीडियम। तो यहाँ पे बेसिकली बात की गई है जो रीज़न है मतलब जो अभी ये टनल कोलैप्स हुआ है वहाँ पे वो, और साथ ही साथ जो एक जो एक बिल लेके आए हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात हुई है। तो बिल क्या है, सबसे पहले तो इसमें जो ब्रॉडकास्टिंग बिल है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। उसी के चलते सबसे पहले तो ये है कि जो ऑथर ने यहाँ पे डिस्कस किया वो ये किया कि जो उत्तरकाशी टनल कोलैप्स है इट पोजेस ट्रबलिंग क्वेश्चंस ऑन द एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस एंड फॉल्टी पब्लिक वर्क्स एंड सिविल कॉन्ट्रैक्टिंग।
ऑल ऑफ विच डायरेक्टली इम्पैक्ट ह्यूमन लाइव्स। कहीं न कहीं उसको ये जो स्टोरी थी ग्रॉस नेग्लिजेंस की, वो ट्रांसफ़ॉर्म कर दी गई स्टोरी ऑफ हीरोइक रेस्क्यू में। कैसे मीडिया ने उसको फिर कवर करना शुरू किया, पहले उस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर धीरे-धीरे उस पे कैसे ध्यान दिया, और जो एक नेग्लिजेंस का इश्यू था उसको कैसे एक हीरोइक रेस्क्यू ऑपरेशन में तब्दील कर दिया मीडिया ने, उसके रिगार्डिंग ऑथर ने यहाँ पे बोला है। तो यहाँ पे बेसिकली ऑथर ने बोला है कि कंट्रोल टावर जो है वो किसके हाथ में है, ये डिपेंड करता है। तो जो आंसर है टू ब्रेकिंग दिस लैक ऑफ मीडिया डाइवर्सिटी न्यूज़ एंड जनरल एंटरटेनमेंट हैज़ बीन द इंटरनेट। बेसिकली उसको इंटरनेट को उन्होंने बोला है, इंटरनेट पे जो है, और ऑथर ने बोला कि द गवर्नमेंट नोज़ दिस एंड इज़ इरेक्टिंग अ सेंसरशिप सिस्टम फॉर एवरीथिंग यू वॉच ऑनलाइन। हर चीज़ को जो आप ऑनलाइन वॉच करते हैं, उस पे एक सेंसर सिस्टम लाने की कोशिश कर रही है। और जो कंट्रोल है वो क्या है, वो बेसिकली है ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2030 जो आया, मतलब पेश किया गया उस पे नवंबर 10 को जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है उसने रिलीज़ किया कॉपी इसकी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल की। तो यहाँ पे बेसिकली इससे पहले जो ऑथर ने यहाँ पे ज़िक्र किया है कि जो सबसे पहले आपको याद हो तो जो ये बेसिकली किसको रिप्लेस कर रहा है, तो ये रिपील करने वाला है 3 डिकेड्स ओल्ड जो हमारा केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1995 उसको रिपील करने के लिए बनाया जा रहा है। और क्योंकि जैसे कि पीछे भी एक्ट्स रहे हैं, चाहे वो इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 का रहा हो या और रहे हो, भारतीय क्रिमिनल जस्टिस प्रपोजल्स की बात रही हो जो 3 सेट लाए गए हैं उसको, तो उसमें ये है कि जो कंटिन्यूटी है कोर लीगल प्रिंसिपल्स पे वो रखी गई है। लेकिन जो चेंजेस अगर कुछ हैं भी तो वो केवल जो गवर्नमेंट की पावर्स हैं उनको बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी को घटाते हुए दिख रहे हैं और अकाउंटेबिलिटी को कम करते हुए दिखाई रहे हैं, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका कहीं न कहीं इरोजन करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा ऑथर ने यहाँ पे बोला है, ठीक है ना? तो ऑथर ने बोला है कि इट इज़ ऑलवेज़ डिफिकल्ट टू डिफाइन इंडियन वैल्यूज़, कि इंडियन वैल्यूज़ को साइट करके कई बार जो कंटेंट का रेगुलेशन किया जाता है, डिमार्केशन की जाती है रिसोर्सेज़ की, लेकिन ये काफ़ी डिफिकल्ट है कि आप इंडियन वैल्यूज़ को डिफाइन कर पाएँ, ऑथर ने बोला है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है सेंसर करती है ट्राइड देयर बेस्ट थ्रू अ प्रोग्राम कोड। हालाँकि डिफिकल्ट है इंडियन वैल्यूज़ को डिफाइन करना, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है जो सेंसर करती है वो बेसिकली प्रोग्राम कोड के थ्रू करती है, ठीक है ना? और प्रोग्राम कोड क्या है, ये जो जॉब है एनफोर्स करने की इन प्रोग्राम कोड को, इट वाज रिटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू फाइनली द इंटरमिनिस्ट्रियल कमिटी। किसके द्वारा करते हैं इसको, जो इंटरमिनिस्ट्रियल कमिटी है उसके थ्रू जो है ये किया जाता है इसका कंट्रोल, ठीक है ना? जो इंटरमिनिस्ट्रियल कमिटी है बेसिकली इट लैक डाइवर्सिटी, क्यों? क्योंकि बेसिकली ये किससे है, जितने गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स है वही सब इसमें, तो डाइवर्सिटी इसलिए नहीं है। दूसरा डिसीजन मेकिंग जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और जो क्लियर पार्टीशन वहाँ पे एक तरह से दिखाई देता है, ये ऑथर ने यहाँ पे बोला है, ठीक। उसके बाद ऑथर ने और बताया कि जो ब्रॉडकास्टिंग बिल है उसमें बाकी सारी पावर्स तो हैं ही, जो बेसिकली ऑथर ने यहाँ पे बोला भी है कि पहले जो है एक ये केबल टेलीविज़न नेटवर्क्स अमेंडमेंट रूल 2021 में लाए, इसको हालाँकि जो है कोर्ट ने जो है इसको मना कर दिया। उसके बाद इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो रूल्स हैं उसमें 2020 में उनको लाए गए, लेकिन उसके बाद उसको भी हाई कोर्ट मद्रास बॉम्बे ने जो है उसको स्टे कर दिया। फिर जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स में उसमें सेंसरशिप की बात की, फैक्ट चेकिंग यूनिट की बात की, वो भी अभी डिसीजन उस पे आने वाला है, ठीक है ना? उसको भी स्टे पे ही है अभी वो, और जो ये ब्रॉडकास्टिंग बिल है उसमें वो सारी पावर्स अभी भी रिटेन की गई हैं और उनसे उसको वर्स बना दिया है, साउथ ने बोला है। और उससे ज़्यादा वर्स ये है कि देयर आर वास्ट एंड अनगाइडेड पावर्स विदाउट एनी एंकरिंग क्राइटेरिया फॉर द यूनियन गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। एक तो ये बोला, दूसरा ऑथर ने बोला कि इवन द ब्रॉडकास्टिंग एडवाइजरी काउंसिल जो है, वो भी फिर वही, उसमें भी गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स ही हैं, तो वहाँ भी वही है। और जो ब्रॉडकास्टिंग एडवाइजरी काउंसिल में एक मेयर चेंज है, उसका टाइटल सिर्फ बदल गया है, वरना वो इंटरमिनिस्ट्रियल कमिटी ही मानिए उसको, क्योंकि काउंसिल डज़ नॉट हैव पावर टू मेक डिसीजंस बट ओनली एडवाइस द यूनियन गवर्नमेंट। उसके पास डिसीजन मेकिंग कोई पावर ही नहीं है, वो सिर्फ एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करे। तो ये सारा ऑथर ने यहाँ पे यही व्यू पॉइंट बोला है, इसीलिए इसको बोला उन्होंने ओल्ड सेंसरशिप न्यू मीडियम, ठीक है? व्यूज़ पर्सनल हैं ऑथर के, ठीक है? फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन टू टैकल अर्बन पॉल्यूशन। तो बेसिकली जो स्टडी हुई थी, एक तो अर्बन एमिशन की 2015 में और टेरी की स्टडी हुई 2018 में, दोनों में ही ये हुआ था कि जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर अर्बन स्मॉग में वो है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 का पॉल्यूशन। और ये बेसिकली होता किस वजह से, ये होता है ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की वजह से, मेन रीज़न इनमें ये है, ठीक है ना? तो अगर ट्रक फ्लीट की बात करें तो हर साल लगभग 9 लाख नए ट्रक जो ऐड हो जाते हैं इंडियन रोड्स पे, ठीक है ना? जिसमें ऑलरेडी 70 लाख ट्रक्स चल रहे हैं, और लगभग ओवर 2 ट्रिलियन टन किलोमीटर्स फ्रेट जो है वो ट्रक्स पे एनुअली जो है हम करते हैं, ठीक है ना? और जो कंट्रीब्यूशन है इसका रोड ट्रांसपोर्ट का CO2 एमिशन, वो लगभग 90% है। रोड ट्रांसपोर्ट का 90% जो CO2 एमिशन होता है वो ट्रक फ्लीट से ही होता है। 1/4 ऑफ इंडियन ऑयल इम्पोर्ट्स का वो कंज्यूम करते हैं, ऐसा उन्होंने बताया यहाँ पे, ठीक है ना? और इंडिया जो है ऑलरेडी इलेक्ट्रिफाइड कर रही है रेल फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन को, लेकिन ये केवल 20% फ्रेट
जो है कैरिड होता है इससे, ट्रेन से, बाकी जो 80% है वो रोड से होता है। रोड्स की अगर बात करें तो इंडिया का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन है वो थोड़ा सा क्रॉस कर गया है, 6% मार्क का उसने क्रॉस कर लिया, लेकिन जो इलेक्ट्रिक ट्रक्स हैं इट रिमेन अ चैलेंज ड्यू टू अपफ्रंट कॉस्ट एंड द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंसर्न। दो कारण है, एक तो जो कॉस्ट है अपफ्रंट कॉस्ट वो काफी ज्यादा है इलेक्ट्रिक ट्रक्स की, और दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर काफी ज्यादा कंस्ट्रेंट्स है। तो इन दोनों चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है बेसिकली। नीड की बात की जो क्या बोला है, तो सजेशन ये है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर डीकार्बोनाइजेशन पाथवे जो है दे हैव टू बी लेड बाय ट्रक इलेक्ट्रिफिकेशन, तो उनको ट्रक इलेक्ट्रिफिकेशन से आपको ले डाउन करना चाहिए। अगर देखें तो थ्री व्हीलर्स वगैरह में तो हमने पेनिट्रेशन अच्छा किया है, फोर व्हीलर्स में भी देखने को मिलता है, लेकिन जो ट्रक्स है उनमें नहीं है। अप फ्रंट कॉस्ट जो एक मिड रेंज इलेक्ट्रिक ट्रक की आती है इंडिया में वो लगभग 1.5 करोड़ है, वहीं पे अगर आप डीजल को के ट्रक को कंपेयर करें वो केवल 40 लाख का है। तो ये जो कॉस्ट है और दूसरा जो कॉस्ट ऑफ चार्जिंग लॉजिस्टिक्स है वो दोनों ही मेजर हर्डल्स की तरह काम कर रही हैं ई ट्रक्स की तरफ ट्रांजिट करने के लिए, ठीक है ना। ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर की बात करिए तो जैसे कुछ एक्सप्रेसवेज को या नेशनल हाईवे जो उनको ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर जो डिक्लेयर कर देंगे तो वो एक डेमोन्स्ट्रेशन कर सकता है कुछ इफेक्ट को कंट्री में, लेकिन वो ये उस कॉरिडोर्स को जो है पहले एक स्मॉल स्ट्रेचेज में आप इवॉल्व कर सकते हैं, 500 किलोमीटर की रेंज को आपको रूट को आपको जिन पे बेसिकली हैवी ट्रक मूवमेंट है उनको आप जो है ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर बनाइए। इस तरह के फिर साथ में इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कीजिए, इंसेंटिवाइजेशन कीजिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, फैसिलिटेशन कीजिए एंटरप्रेन्योर एफर्ट्स का, और कंड्यूसिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो है कंट्री में बनाइए जिससे कि जो मच नीडेड ब्रेक थ्रू है ट्रक इलेक्ट्रिफिकेशन में उसको लाया जा सके इंडिया में। तो ये सारे वेज सजेस्ट किए हैं जिनसे ये किया जा सकता है, ये शिफ्ट पॉसिबल किया जा सकता है, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं मोल्डिंग द हिमालयाज नीड्स क्वेश्चन। तो बेसिकली जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है हिमालयन रीजन का उसके रिगार्डिंग ये बात की कि उसको मोल्ड करने में वहाँ पे आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने हो वो वहाँ पे क्वेश्चन लेने की जरूरत है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ट्रेजेक्ट्री है हिमालयाज में, इट कम्स अंडर सीरियस क्लाउड्स वंस अगेन। ये जो सिलक्यारा टनल का कोलैप्स है उसमें फिर से एक बार उसको लाइमलाइट में ले आया है। फिर तो यहाँ पे ऑथर ने यही क्वेश्चन किया कि जो करंट मॉडल है वाइडनिंग ट्रैक्स का, या जो रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का, या जो अनब्राइडल्ड इम्पेटस है टूरिज्म के लिए, क्या वो सस्टेनेबल वे है डेवलपमेंट का या नहीं, ये क्वेश्चन यहाँ पे ऑथर ने यहाँ पे पूछा है। और यहाँ पे बेसिकली दो मेजर इशूज जो है इंडियन हिमालय रीजन की जब हम बात करते हैं तो ऑथर ने वो फोकस किया। पहला ये है कि अबाउट द डेवलपमेंट मॉडल इटसेल्फ, जो डेवलपमेंट मॉडल आप फॉलो करें पहला तो वही, और व्हाट शुड बी द कैरिंग कैपेसिटी आईएचआर, हिमालयन रीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या है। तो यहाँ पे जो ऑथर ने ये बोला, देखिए ये आयरनी ये है कि जो फ्लैश फ्लड्स थी 2013 के उत्तराखंड में, उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो उसको सजेस्ट किया गया था बेसिकली रीजन कंस्ट्रक्शन करने का, इस चार धाम यात्रा का जो ये रोड बनाया जा रहा था, ठीक है ना। और यानी कि एक ट्रेजेडी जो है वो सोर्स बनी है दूसरी ट्रेजेडीज का, ठीक है ना, और आने वाली और ट्रेजेडीज का मतलब एक तरह से वो सोर्स बना हुआ है। तो ये आयरनी की बात ही है। तो अगेंस्ट नेचर भी बोला होता ने कि जो जो एक मेजर प्रॉब्लम जो है प्रोजेक्ट में वो है कि ये फैक्ट एक्सेप्ट करना कि जो हिमालयाज़ हैं वो काफ़ी यंग है, यंगेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन्स में आते हैं और स्टिल अभी भी वो फॉर्मेटिव स्टेज में हैं। और अगर आप जियोलॉजिकल और जियो टेक्निकल स्टडीज देखेंगे तो वो बिल्कुल क्लियर करते हैं कि दिस इज अ डेंजरस प्रोजेक्ट एंड फैटेलिटी इंड्यूस्ड प्रोजेक्ट ये है। तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन लेने की ऑब्वियस ही जरूरत है, और कंस्ट्रक्शन ये जो जोन है इसमें डेंजरस है, ठीक है ना। तो फिर एनएचआई के लिए भी उन्होंने बोला है कि एनएचआई ने ये बोला कि इंस्पेक्शन करेंगे वो सारे जो भी 29 टनल्स हैं वहाँ पे कंट्री में, उनको फर्दर सेफ्टी और बर्डिंग एक्सीडेंट्स के लिए उनको अब वो डिटेल्ड इंस्पेक्शन करेंगे। तो उन्होंने यहाँ पे उसको बोला कि इट इज हाईली पैराडॉक्सिकल ऑन देयर पार्ट दैट विजडम इज डॉनिंग ऑन देम व्हेन द लाइव्स ऑफ 41 वर्कर्स आर एट रिस्क, कि अब जब 41 वर्कर्स की लाइफ जो है खतरे में है तब जाके उनका ये विजडम जागा है। और ये सिंपली ये शो करता है कि जो हैबिचुअल मोन्यूमेंटल कैलेसनेस है और स्लम्बरनेस है और ब्यूरोक्रेसी वो साइड करता है। तो उन्होंने यहाँ पे ये एक तरह से उनको बोला है। फिर ऑथर ने फर्दर ये भी बोला कि जो शेयर फ्रेंजी है in going about constructions and projects in the region, it has led to a situation where even the basics of mountain construction codes have been set aside। जो बेसिक्स हैं जब आप माउंटेन रीजन में कंस्ट्रक्शन करते हैं उन कोड्स में जो बेसिक्स हैं वो भी असाइड रखे गए हैं, उनको भी नहीं ध्यान दिया गया है। तो ये यहाँ पे ऑथर ने ये बोला है कि जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है वो भी नहीं सीरियसली लिया गया है। जो ये प्रोजेक्ट था चार धाम प्रोजेक्ट का वो
टोटल अराउंड 900 किलोमीटर का लंबा है। लेकिन इसको अगर आप देखें तो जो प्रोजेक्ट है वो 53 सेक्शंस में तोड़ दिया गया था एनवायरनमेंट इम्पैक्ट एस्टिमेट के लिए, जबकि ये एक सिंगल प्रोजेक्ट था तो इसको सिंगल ईआईएस के लिए होना चाहिए था। लेकिन छोटे-छोटे इसमें रीजन्स को लेसर कर करके 53 ईआई सेक्शंस में इसको तोड़ लिया गया, ताकि जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेना पड़े वो केवल बहुत छोटे से कम रीजन के लिए बनाना पड़े, ठीक है ना? फिर कैरिंग कैपेसिटी ऑप्शन ने बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उन्होंने ऑलरेडी ये बोला था कि जो इश्यू है कैरिंग कैपेसिटी का हिमालयाज़ का उसको बोला था, लेकिन ऑथर ने बोला कि अब टाइम आ गया है, एपेक्स कोर्ट को जो है ये डायलॉग थोड़ा-सा पुश करना चाहिए इस चीज़ पे, और थोड़ा पुश देना चाहिए। जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको आप जस्ट लिमिटेड टू नंबर ऑफ पीपल नहीं कर सकते कि एक सिस्टम कितने लोगों को सस्टेन कर सकता है। उसको जो है आपको उस कॉग्निजेंस में भी देखना पड़ेगा, द टोटल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द आईसीआर फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट से भी उसकी क्या कैरिंग कैपेसिटी है उसको भी आपको देखना पड़ेगा, सिर्फ नंबर से नहीं। ठीक है? फिर ऑथर ने ये भी बोला है कि जो स्पेशियल और टेम्पोरल चेंजेज़ हैं, जो कि बेसिकली स्कोप और स्पेस जो हिमालयन एस्थेटिक्स या कल्चर है या बिल्डिंग टाइपोलॉजी उनके बियॉन्ड जाता है, तो वहाँ पे शेयर इंटीग्रेशन विद द रेस्ट इज़ नॉट द वे ऑफ सस्टेनिंग देम। तो सस्टेनेबिलिटी को आप ये नहीं बोलेंगे, आप उनको बाकी लोगों से जोड़ रहे हैं, ये नहीं। वहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का उसकी जो वहाँ पे जो टोपोग्राफी है, जो ज्योग्राफी है, उस सबको भी समझना ज़रूरी पड़ेगा, ठीक है ना? सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के लिए यहाँ पे ऑथर ने कुछ चीज़ सजेस्ट ज़रूर की है कि आप ये देखिए कि जो अटल टनल बनाई थी कुल्लू में और जो लाहौल स्पीति में डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश में बनाई गई थी, उनमें कोई भी ना तो ट्रेजेडी हुई, और वहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, एग्जीक्यूशन देखेंगे, वो बहुत अच्छे से किया गया था। तो इस तरह के एक एजुकेशन की ज़रूरत है कि वहाँ पे आप सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं, सब चीज़ों को चेक कर रहे हैं, उसके बाद ही आप अलाउ कर रहे हैं। ठीक है ना? दूसरा उसने कहा कि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल जो है और मॉनिटरिंग जो प्रोसेस है उनको भी अडॉप्ट करना चाहिए। तीसरा बोला है कि एक ऐसा लेजिस्लेटिव आर्किटेक्चर आपको तैयार करना चाहिए जहाँ पे जो पीपल है वो मॉनिटर करें इन प्रोजेक्ट्स को और एंश्योर करें कि जो जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं वो पार्ट है उस मूव का, ये भी ज़रूरत है। फिर चौथा उधर ने सजेस्ट किया जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको एसेंशियल पार्ट बनाना चाहिए इन मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर्स का, और उसके लिए स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स होने चाहिए बेसिकली मॉनिटरिंग की। फिर पाँचवा बोला कि जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं और जो कम्युनिटी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए। तो ये सारे अच्छे सजेशंस हैं जिनको आप अगर इंक्लूड करें तो इस तरह की ट्रेजेडी जो है वो शायद बच सकती हैं। फिर ऑथर ने यहाँ पे हिमालयाज़ के रिगार्डिंग बोला कि अगर हिमालय को देखें तो जो एनएचएआई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट मस्ट रियलाइज़ दैट दे आर मेकिंग रोड्स ऑन सोइल एंड माउंटेन्स एंड नॉट ऑन ड्राइंग बोर्ड्स ऑफ देयर ऑफिसेज़। ये बहुत अच्छी बात की है कि वो उनको ये देखना चाहिए कि वो माउंटेन्स और सोइल के ऊपर रोड बना रहे हैं, ना कि वो अपने ड्राइंग बोर्ड्स पे या अपने ऑफिसेज़ में वो ड्राइंग बोर्ड्स के ऊपर जो है ड्राइंग बना रहे हैं। ठीक है ना? ऑथर ने यहाँ पे ये भी बोला कि जो बीआरओ है या फिर जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, उनका भी आपको देखेंगे उनके पास ज़्यादा अच्छा बेटर प्रोटोकॉल है कंस्ट्रक्शन का, जहाँ पे कुछ पीरियड ज़रूर दिया जाता है फॉर स्टेबिलिटी। हालाँकि ये मतलब उससे इसको कंपेयर किया एक तरह से ऑथर ने यहाँ पे। जबकि जो ओवर एम्फेसिस है मीटिंग टारगेट्स विदाउट स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, इट इज़ फर्दर एक्सेंचुएटिंग द डिज़ास्टर प्रोननेस। तो डिज़ास्टर प्रोननेस को बढ़ावा दे रही हैं, सिर्फ़ आप टारगेट को मीट करने पे ही जब एम्फेसिस ज़्यादा दे रहे हैं, स्टेबिलिटी पे नहीं ध्यान दे रहे हैं और आप सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने पे नहीं ध्यान दे रहे हैं तो। दिस इज़ इट। होप समझ आया होगा। आगे देखते हैं फेमिसाइड्स एट ए 20 ईयर पीक अक्रॉस बिलो। तो फेमिसाइड बेसिकली क्या है? जो बेसिकली जो फैटलिटीज़ है, मतलब मर्डर ऑफ वुमेन, गर्ल्स, फेमिसाइड्स अक्रॉस द ग्लोब फॉर जेंडर रिलेटेड रीजंस, इसको बोलते हैं फेमिसाइड हम, ठीक है ना? किलिंग ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, जेंडर रिलेटेड किलिंग जो बेसिकली है। तो अगर 2022 में देखें तो 88,900 वुमेन जो है और गर्ल्स जो हैं उनको इंटेंशनली किल किया गया था वर्ल्ड वाइड ऑन ग्राउंड्स ऑफ जेंडर रिलेटेड फैक्टर्स। ये स्टडी किसने की है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम और यूनाइटेड नेशन वुमेन की ये स्टडी जो है उसने ये बताया है। तो ये हाईएस्ट नंबर है ऐसी फैटलिटीज का इन द पास्ट 20 ईयर्स। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, मतलब जेंडर रिलेटेड किलिंग जो है ये देखने को मिली हैं। तो जो रिपोर्ट है वो ये भी दिखाती है स्टडी कि जो टोटल नंबर ऑफ होमिसाइड्स हैं वर्ल्ड वाइड वो डिक्रीज हुआ है, लेकिन जो फेमिसाइड है मतलब वुमेन की जो वो है मर्डर्स हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। फिर मैन फॉर्म्ड 80% ऑफ द टोटल विक्टिम्स ऑफ होमिसाइड इन 2022, लेकिन वुमेन का शेयर जो है वो 20% है। मतलब वैसे एग्रीगेट में देखें तो मैन का नंबर ज़्यादा है, लेकिन जो नंबर ऑफ रेट जो वुमेन्स के अगेंस्ट चल रहा है वो बढ़ता हुआ नजर देता है। वुमेन आर मोर लाइकली टू बी मर्डर्ड बाय देयर पार्टनर्स और समवन नोन टू देम। दूसरा फैक्ट ये निकल के आया है कि इन कंपैरिजन टू मेन जो वुमेन है
वो नोन या जो पार्टनर्स हैं उनके उनके द्वारा ज़्यादा उनके मर्डर देखने को, उनकी नंबर भी देखने को मिलता है। जैसे कि इसमें से जो ये स्टडी हुई थी 88,900 फीमेल विक्टिम्स हैं, उनमें से 48,800 जो या 50% आप बोल दीजिए, वो फैमिली मेंबर्स के द्वारा मारी गई या तो या फिर इंटीमेट पार्टनर जो उनके द्वारा उनकी डेथ हुई है। और कि इस अगर इसका कंपैरिजन देखें मेन में, तो केवल 12% जो मेल होमिसाइड विक्टिम्स हैं वो जो है पर्सन्स नोन टू देम के द्वारा किलिंग हुई है। ठीक है ना? मतलब बाकी केसेस में अननोन के द्वारा ही हुई है। जो ट्रेंड है वुमेन बीइंग मोर वल्नरेबल टू जेंडर रिलेटेड वायलेंस बाय फैमिली, इट इज प्रेवलेंट अक्रॉस द ग्लोब। ऐसे नहीं किसी रीजन स्पेसिफिक है, प्रेवलेंट है और अक्रॉस द ग्लोब वो रीजन्स के अक्रॉस भी जो है वो शेयर जो होमिसाइड्स का है वो अमंग वुमेन जो है, जो बेसिकली जिनमें परपेट्रेटर्स या जो मर्डरर है वो बेसिकली नोन है, वो हायर है वुमेन में इन कंपैरिजन टू मैन। तो बाकी इसमें स्टेट वाइज रीजन वाइज कंपेयर किया है। हाईएस्ट अगर देखें तो अफ्रीका जो हाईएस्ट है अमंग द कॉन्टिनेंट्स में, वहाँ पे 20,000 फीमेल विक्टिम जो है इंटीमेट पार्टनर या फैमिली रिलेटेड होमिसाइड के शिकार हुई हैं। लेकिन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है एक्सीड कर गया एशिया को फेमिसाइड्स में, फर्स्ट टाइम किया है 13 सालों में। एशिया में 18,400 वुमेन्स हुई हैं और जो रेट है इन फेमिसाइड्स की पर 1 लाख फीमेल पॉपुलेशन जो है वो 1.5 है अमेरिकाज में। ठीक है ना? और ये सेकंड हाईएस्ट है रेट के हिसाब से अगर देखें तो अफ्रीका के बाद, अफ्रीका में ये रेट है 2.8, वहीं पे जो एशिया में ये रेट है वो है 0.8। तो यही सारा है। बाकी जो स्मॉल डिक्लाइन देखने को मिला है इंडिया की अगर बात करें तो जेंडर बेस्ड किलिंग जो है इंडिया में वो पास्ट डिकेड के अगर कंपैरिजन में तो वहाँ पे स्मॉल डिक्लाइन देखने को मिला है। 2016 से 21 के बीच एक स्टडी भी की है जिनमें रीजंस देखे गए हैं कि क्या बेसिकली रीजन है जो ये जेंडर रिलेटेड डेथ है। तो इंडिया में अगर देखें तो डॉरी जो है वो कंसिस्टेंटली लीडिंग कॉज रहा है। उसके बाद ऑनर किलिंग्स और मर्डर रिलेटेड टू विच क्राफ्ट एक्यूजेशन जो है वो भी उनमें भी स्मॉल शेयर जो है इस चीज का बनाता है इन डेथ्स का। ठीक है ना? आगे देखते हैं, वाई हैज बिनेंस बीन फाइंड बाय द यूएस। तो जो यूएस गवर्नमेंट है इस हफ्ते उन्होंने बिनेंस जो है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है उसको एक तरह से फाइन किया है और 4.3 बिलियन डॉलर का उसमें मेजर एक बहुत मेजर फाइन उस पे जो है वो स्लैम किया है। ठीक है ना? जो चांग पेंग झाओ हैं जो बेसिकली इसके ओनर हैं या देखते फाउंडर हैं जो भी इसके सीईओ हैं, हाँ, जो इसके सीईओ हैं बेसिकली उनको जो है प्लीडेड गिल्टी टू वायलेटिंग द बैंक सीक्रेसी एक्ट बाय नॉट मेंटेनिंग द इफेक्टिव एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम, उन्होंने प्लीडेड गिल्टी किया है। तो उनको भी जो है 50 मिलियन डॉलर का जो है फाइन देना पड़ेगा और जो रेजिग्नेशन है वो लीगल डील का ही पार्ट है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो मिलियन ऑफ डॉलर्स है क्रिप्टो ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्विंग क्रिमिनल एक्टर्स जैसे कि रशिया बेस्ड डार्क नेट मार्केट प्लेस है हाइड्रा और यूजर्स बेस्ड हैं जो सैंक्शनड नेशंस में जैसे कि ईरान वगैरह में, वो बिनेंस ने रिपोर्ट नहीं किए हैं। ठीक है ना? बिनेंस पे क्या इफेक्ट पड़े, तो सबसे पहले तो बिनेंस फाइंड क्यों है, तो वही तो मैंने बताया कि नॉट मेंटेनिंग अ वर्किंग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम, एक तो ये, और दूसरा रनिंग एन अनलाइसेंस्ड मनी ट्रांसमिटिंग बिजनेस, और तीसरा वायलेटिंग द इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। इन तीनों चार्जेस पे जो है वायलेशन करते हुए उस पे जो है ये चार्ज बेसिकली लगे हैं। बिनेंस कैसे जो एक्सपेक्ट किया है, ट्रैक किया जा रहा है, रिपोर्ट करा है सस्पेक्ट एक्टिविटी, तो जो इतने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेज हैं जो कि पार्ट है यूएस फाइनेंशियल सिस्टम का या सर्व करते हैं यूएस कस्टमर्स को, उनको एक्सपेक्ट किया जाता है टू इम्प्लीमेंट कंट्रोल्स टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉप द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एंड रिपोर्ट ट्रांजैक्शंस व्हिच वायलेट यूएस सैंक्शंस। तो ये चीजें हैं तो उसको ये सब करना पड़ेगा और अगर फर्दर कुछ एडिशनल होता है तो उस पर एडिशनल जो है पेनल्टीज भी लग सकती हैं। अगर उसका फेलियर होता है इन चीजों को ये नहीं कर पाता है ओब्लिगेशंस को, तो और फर्दर जो है पेनल्टीज देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट इज व्हाई वी आर डिमांडिंग द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो नवंबर 22 को जो चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के नीतीश कुमार जी, उनकी कैबिनेट है, उसने एक रेजोल्यूशन पास किया है सीकिंग द ग्रांट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू बिहार। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मांगा है बिहार के लिए। तो ये समझिए सबसे पहले कि ये एससीएस होता है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बेसिकली एक क्लासिफिकेशन है जो ग्रांट किया जाता है सेंटर के द्वारा टू असिस्ट द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स दैट फेस जियोग्राफिकल और सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। जियोग्राफिकल या सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज अगर कोई स्टेट फेस कर रहा है तो उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस दिया जाता है और उसको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। तो क्या बिहार का क्लेम जस्टिफाइड है? तो इसमें ऑथर ये बताया है कि जो बिहार है वो मोस्ट ऑफ द जो क्राइटेरिया है ग्रांट ऑफ एससीएस के लिए वो फुलफिल करता है। बस एक क्राइटेरिया नहीं फुलफिल करता, द रिक्वायरमेंट ऑफ हिली टराइन एंड ज्योग्राफिकल डिफिकल्ट एरिया, जिसको अगर छोड़ें तो बाकी रिक्वायरमेंट को, मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, विच इज कंसिडर्ड टू बी द प्राइमरी रीजन फॉर डिफिकल्टी इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बेसिकली जो रीजन, ये जो डिफिकल्ट ज्योग्राफिकल डिफिकल्ट एरिया या हिली टर्रेन है, इसको बेसिकली प्राइमरी रीजन माना जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है और वो
उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, बाकी चीज़ों को फुलफिल कर रहा है। इसके अलग क्या और स्टेट्स ने मिलकर किया, तो 2014 में जब आंध्र प्रदेश का बाइफरकेशन हुआ था तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, तब उसने भी जो है माँगा था एससीएस। वहीं पे जो ओडिशा है उसने भी रिक्वेस्ट किया था एससीएस, किस रीज़न पे, वल्नरेबिलिटी टू नेचुरल कैलेमिटीज़ को साइट करते हुए, जैसे साइक्लोन है या लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन, इन तीनों को इन ग्राउंड पे जो है उसने भी जो है साइट माँगा था। लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को साइट करते हुए, उसकी रिकमेंडेशन को देखते हुए जो सेंटर है उसने ये जो है कोई भी स्टेटस जो है किसी भी स्टेट को जो है ये वाला स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं अकॉर्ड किया था। ठीक है ना? तो आगे देखते हैं डीएओज, बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस, और किस तरीके से ये जो डिसेंट्रलाइज्ड एंटिटीज है वो फ्यूचर जो डिजिटल वर्ल्ड है उसको कैसे शेप करें, उसके रिगार्डिंग ये पूरा आर्टिकल है। तो जो आइडिया है बिहाइंड दिस डीएओज, इट इज टू क्रिएट सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी ड्रिवन एंटिटीज गवर्न्ड बाय स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन ब्लॉकचेन नेटवर्क्स। हालांकि जो लीगलिटी है और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है सराउंडिंग दीज डीएओज, दीज रिमेन अ टॉपिक ऑफ डिबेट। ठीक है ना? तो इसके रिगार्डिंग ही पूरे है। तो सबसे पहले समझते हैं डीएओ का जेनेसिस क्या है। तो डीएओ एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो रिप्रेजेंट किया जाता है रूल्स एनकोडेड एज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज ट्रांसपेरेंट, कंट्रोल्ड बाय द रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ए गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं होता, कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा इनकोडेड रूल्स हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, और कंट्रोल कौन होता है, रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स इनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना? यूज केस की बात करें तो ऑथर ने यहाँ पे इसका बहुत सारा यूज बताया, जैसे कि लैंडिंग बोरोइंग सर्विस में इसका यूज हो रहा है। आर्ट वर्ल्ड में जो आर्टिस्ट हैं वो इनका टोकनाइजिंग के उसमें इसका क्रिएशन और यूटिलाइज क्रिएशंस में उनका यूज कर रहे हैं, साथ साथ उनको जो रॉयल्टीज वगैरह उनको मेंटेन करने में और जो कंट्रोल है उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसको उसको मैनेज करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इसको जो है यूज किया जा रहा है। ठीक है ना? गवर्नेंस ऑफ ऑनलाइन कम्युनिटीज में भी इसका यूज किया जा रहा है, जैसे कि दीज हैव इमर्ज्ड एज अ टूल्स फॉर डिसीजन मेकिंग with platforms like DeoStack facilitating decentralized governance structures for internet communities। तो वहाँ पे भी इसका यूज होता है, तो वर्सेटाइल ऑफ यूज है इसके, मल्टीपल यूजेस हो रहे हैं। इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं, तो यहाँ पे कुछ की प्रिंसिपल्स बताए हैं जिन पे बेस्ड है। पहला तो यह है कि ये दे आर डिसेंट्रलाइजिंग एंटिटीज शिफ्टिंग पावर अवे फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटीज एंड प्लेसिंग इट फर्मली इन द हैंड्स ऑफ द कलेक्टिव। ये सेंट्रल अथॉरिटी से शिफ्ट करके पावर कलेक्टिव के हाथ में शिफ्ट करी है। डिसीजन मेकिंग जो है विद इन डीएओ, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस एक तरह से हो गया है, क्योंकि टोकन होल्डर जो है उनका डायरेक्ट से है, रिजल्टिंग इन अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ज्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है इन्फ्लुएंस का। पावर किसी एक के हाथ में या किसी सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में कंसंट्रेटेड नहीं लिखती है। दूसरा जो इसमें एस्पेक्ट बोला है वो है ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट आर फंडामेंटल टेनेट्स ऑफ डीएओ। तीसरा जो बताया है वो उसने बताया कि जो डीएओज हैं दे चैंपियन इंक्लूसिविटी, डेमोक्रेटाइजिंग एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज, ये बढ़ाते हैं। और चौथा जो ऑथर ने यहाँ पे बोला है वो बोला है डीएओज इंस्पायर न्यू फॉर्म्स ऑफ कोलैबोरेशन। ठीक है ना? तो इंक्लूसिविटी जो है बेसिकली डाइवर्सिटी को तो प्रमोट करती है, साथ में साथ इनोवेशंस को भी ये जो है बढ़ावा देती है। जो कोलैबोरेशन है वो फैसिलिटेट करती है बेसिकली ग्लोबल कोऑपरेशन को, अलाउ करती है पार्टिसिपेंट्स को विद शेयर्ड गोल्स टू यूनाइट विदाउट द नीड फॉर इंटरमीडिएट, बिना इंटरमीडिएट के नीड के वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, तो उसको बढ़ावा मिलते हैं। लेकिन जर्नी जो है वो विदाउट हर्डल्स नहीं है और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि जो इनफेमस डीओ हैक हुआ था 2016 का, जिसने जो ये वल्नरेबिलिटीज हैं इस कोड में, वो बेसिकली उसने उसको एक्सपोज कर दिया था। और ये आपको याद होगा, ये जो इथेरियम ब्लॉकचेन थी उस पे अटैक हुआ था, और यहाँ पे हार्ड फोक जो है उसके नाम से आप ध्यान रख सकते हैं इसको। ठीक है? तो इथेरियम ब्लॉकचेन पे बेसिकली अटैक हुआ था, तो वो इनफेमस डीओ हैक ही था एक। फिर जो दूसरा चैलेंज है वो लीगलिटी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो सराउंडिंग डीओ है, इट रिमेन अ टॉपिक ऑफ डिबेट, दूसरा चैलेंज ये है। तीसरा ये है कि जो रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है, these looms large as jurisdictions grapple with classifying and regulating these decentralized entities। ठीक है ना? उसके अलावा जो लीगल लाइबिलिटी है विद इन डीओ दे रिमेन इल्यूसिव with decentralized decision making and automated smart contracts making it difficult to assign responsibility for actions taken। आप responsibility फिक्स नहीं कर सकते हैं, आप responsibility असाइन नहीं कर सकते हैं कि इसको आप responsible ठहराएंगे। ठीक है ना? टैक्सेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स विद इन डीएओ, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और जो कंप्लायंस है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और जो नो योर केवाईसी वाले रेगुलेशंस हैं, वो फर्दर लेयर्स ऐड कर देते हैं कॉम्प्लेक्सिटी फॉर लीगल फ्रेमवर्क। तो ये पांचवा चैलेंज हो गया। फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है, जो बेसिकली आप कोड बेस्ड सॉल्यूशंस की बात करें, ये भी एक यूनिक चैलेंज पर जो प्रोड्यूस करता है इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेडिशनल लीगल वही, तो एक चैलेंज छठा ये भी है।
ठीक है ना? इन चैलेंजेस के बाद भी हालाँकि ये है कि डीओज़ को इवॉल्व करना पड़ेगा, कंटिन्यू टू इवॉल्व रहे हैं और प्रोलिफरेशन भी उनका बढ़ा है। तो इट इज़ इम्पेरेटिव दैट लीगल एक्सपर्ट्स, ब्लॉकचेन डेवलपर्स एंड पॉलिसी मेकर्स एंगेज इन ऑनगोइंग डिस्कशंस टू क्रिएट अ लीगल फ्रेमवर्क दैट अलाउ डीओ टू हार्नेस देयर ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल व्हाइल एडहरिंग टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लॉ, कि इनको अडहियर करते हुए आपको जो है जो लीगल फ्रेमवर्क्स हैं वो तैयार करने पड़ेंगे। और ये जो डेलिकेट बैलेंस अगर आप फाइंड कर लेंगे, वो मतलब फाइंड करना बेसिकली एसेंशियल है फॉर द फ्यूचर कोएग्जिस्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड इनोवेशन एंड लीगल कंप्लायंस। दोनों को अगर आप कोएग्जिस्ट करना है तो ये एक बैलेंस जो है उनके बीच में मेंटेन करना जरूरी है। तो चैलेंजेस और अनसर्टेनिटीज तो रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन जो पोटेंशियल है डीएओज का टू ड्राइव पॉजिटिव चेंज इन वेरियस सेक्टर्स इज अनडिनाएबल। तो उनका पॉजिटिव चेंजेस को आप तो डिनाई नहीं कर सकते ना, चैलेंजेस हैं उनको आप दूर कीजिए, जो लूप होल्स हैं उनको आप फिल करने का काम कीजिए, बाकी उनको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, ठीक है? तो यही है, आगे देखते हैं और क्या खबर है। मोदी टू टेक पार्ट इन वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट इन दुबई दिस वीक। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पार्ट लेने वाले हैं, जो हाई लेवल सेगमेंट है 20th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है, कहाँ पे, बेसिकली प्रेसिडेंसी है यूएई के पास, ठीक है ना? एक जो की फीचर रहने वाला है इवेंट का वो रहेगा कंक्लूजन ऑफ द ग्लोबल स्टॉक टेल। ये स्टॉक टेक जो रिपोर्ट आई थी उसका कंक्लूजन रहेगा, और जो रिकनिंग रहेगी वो एक्शंस पे रहेगी, बेसिकली जो हर एक कंट्री जो एक्शंस ले रही है या लिए हैं उन पे बातचीत रहेगी। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि 2021 में जब 26th एडिशन हुआ था सीओपी 26 पे, हमारे जो ये कहाँ पे हुआ था, पहले तो ये ग्लासगो में हुआ था और वहाँ पे स्कॉटलैंड में, वहाँ पे हमारे जो पीएम साहब थे उन्होंने अनाउंस किया था 5 स्पेसिफिक टारगेट्स, जिनको हमने नाम दिया था पंचामृत। वो इंडिया का क्लाइमेट एक्शन प्लान का बेसिकली पार्ट थे। वो क्या क्या थे, तो वहाँ पे कमिटिंग इंडिया टू बी ए नेट जीरो और कार्बन न्यूट्रल 2070 तक की बात करी थी, कमिटिंग एटलीस्ट 500 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी इंस्टॉलेशन बाय 2030 टू बी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज की बात की थी, कटिंग कार्बन एमिशंस बाय बिलियन टन्स की बात की थी, और रिड्यूसिंग द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी बाय 45%। तो ये चार हो गए। और जो पांचवा हमारा गोल था वहां पे, वो टारगेट था, वो भी था कि हाफ ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो हम मीट करेंगे थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। तो ये पांच बेसिकली जिनको पंचामृत बोले थे, ये टारगेट्स हमने रखे गए थे। तो उनके अकॉर्डिंग हम कितना अचीव कर पाए उस पर भी बात होगी यहाँ पे। तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है समिट, ठीक है? आगे देखते हैं और कुछ है। स्पोर्ट्स सेक्शन साइंस में देख लेते हैं। प्लांट्स वॉर्न ईच अदर ऑफ डेंजर एंड नाउ वी कैन वॉच देम। तो प्लांट्स कैसे कम्युनिकेट करते सकते हैं एक दूसरे के साथ, उनकी जो सेंसिंग है, कंपाउंड्स क्या रिलीज होते हैं, वो थोड़ा सा आज इसमें रिसर्च में एक अच्छा सा आया है। तो स्टडी की गई थी नेचर कम्युनिकेशंस में अक्टूबर 17 में। इट कुड हेल्प अनलॉक लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चंस इन द फील्ड ऑफ प्लांट डिफेंस एंड पेव द वे टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स विदाउट पेस्टिसाइड। तो एक तरीका बन सकता है जिसमें आपको बिना पेस्टिसाइड यूज किए आप क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग आप एफर्ट्स किए जा सकते हैं, मतलब उस फील्ड में रिसर्च और बढ़ सकती है। जो डिफेंस मैकेनिज्म है बेसिकली वो रिलीज करती है जीएलवीज, ठीक है ना? इनके बारे में भी बात करेंगे। जब भी प्लांट को अटैक होता है या डैमेज किया जाता है, और ये जो डिफेंस रिस्पॉन्स है इसको यूज करके प्लांट जो है अपने आप को एक लेस पैलेटेबल फॉर्म में बना कन्वर्ट कर लेते हैं और इवन इनडाइजेस्टेबल बना लेते हैं टू द इंसेक्ट अटैकर्स, और ये अट्रैक्ट करते हैं प्रेडेटर्स को भी ऑफ द पेस्ट इस मैकेनिज्म के थ्रू ही। तो प्लांट्स के अंदर ब्रेन तो नहीं होता है, हमें पता है ब्रेन नहीं होता है, बट obtain information about the world and use it in meaningful ways just like we do। लेकिन इन्फॉर्मेशन को वो भी कंसीव करते हैं और वो उसको यूज करते हैं मीनिंगफुल वे में, जैसे कि हम लोग करते हैं, ठीक है ना? तो अगर कभी देखा हो आपने, जब हम ग्रास को काटते हैं, फ्रेश ग्रास को, तो एक स्मेल आती है, फ्रेश कट ग्रास में से एक अलग स्मेल आती है। वो बेसिकली जो स्मेल है वो होती है थ्रू ग्रुप ऑफ कंपाउंड जिनको हम बोलते हैं ग्रीन लीफ वोलेटाइल्स। जीएलवी की हमने बात की थी वो यही है, ग्रीन लीफ वोलेटाइल्स। ये बेसिकली प्लांट रिलीज करता है एयर में जब उसको कोई इंजरी पहुंचती है, और ये बेसिकली हम तो इसको स्मेल समझते हैं, लेकिन ये एक वार्निंग है जो बाकी प्लांट्स को कम्युनिकेट करता है कि वो जो है वो डेंजर में है, ठीक है ना? तो साइंटिस्ट कंसीडर कर रहे हैं इस प्रोसेस को हार्नेस करने के लिए टू फाइट एग्रीकल्चरल पेस्ट विदाउट हैविंग टू यूज पेस्टिसाइड। बिना पेस्टिसाइड्स का यूज किए एग्रीकल्चर पेस्ट को कैसे जो है उनसे फाइट कर सकते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू वो यूज कर सकते हैं। ऑल्दो एग्जैक्टली हाउ प्लांट डिटेक्ट डेंजर एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स रिमेन अननोन। हालांकि अभी भी अननोन है कि प्लांट्स कैसे जो है डिटेक्ट करते हैं डेंजर को, या वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, वो अभी भी अननोन है। तो यूजफुल मैकेनिज्म में अगर इसमें और रिसर्च होगी तो वो और ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है ना? तो दिस इज इट रिगार्डिंग टुडे डिस्कशन। ये आपको डिस्कशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये पहुंच सके। थैंक यू।